नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमी टुडे और आज का जो डिस्कशन है वो होने वाला है 2 अप्रैल 2025। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला जो आर्टिकल है वो है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो 80,000 करोड़ से ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज़ करेगा और उस डिसीजन को इन्होंने लिया है एमपीसी की मीट से पहले। देखिए, अगर आपने एमपीसी की मीट के बारे में नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, यानी कि जो हमने 1 अप्रैल यानी कल जो किया था उसमें आप जाके देख सकते हैं। हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी वहाँ बताया था और उससे पहले भी जो 2-3 वीडियोस हैं जिनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया है कि एमपीसी क्या होती है, कैसे होती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, वो सारी बातें हमने वहाँ डिस्कस की हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई जो है वो ओएमओ को यूज करने वाला है और इकोनॉमी के अंदर 80,000 करोड़ इन्फ्यूज यानी कि 80,000 करोड़ हमारे देश की इकोनॉमी में डालने वाला है। अब एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि एमपीसी जो होती है वो सिर्फ रेपो यानी कि रेपो रेट या रेपो ऑपरेशंस को डिसाइड करती है। इसके अलावा जैसे सीआरआर, एसएलआर या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस या और कोई भी जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे आरबीआई का बोर्ड डिसाइड करता है। तो आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 80,000 करोड़ हमारे बैंकिंग सिस्टम में डाले जाएंगे, राइट। तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम को ही यूज़ किया जाएगा और ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में डाले जाएंगे, राइट। इसके लिए हमें यानी आरबीआई जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल होता है। इसका मतलब ये है कि हम यूज़ करेंगे एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, अब मनी सप्लाई को बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं जो कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा भी था और यही चीज़ हमने एमपीसी वाले वीडियो में भी डिस्कस की थी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर देख सकते हैं कि जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाना या घटाना यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उसे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तरीके से किया जा सकता है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई चेंज नहीं आता, ये एक ओवरऑल क्वांटिटी पे डिसाइड करता है कि जो ओएमओ है यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसको किस क्वांटिटी से बेचना है, उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट रेट से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मनी सप्लाई बढ़ाई जा रही है वो ओवरऑल ओएमओ की क्वांटिटी से डिटरमाइंड की जाएगी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि ये क्यों किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है उसके पीछे जो हमारा आंसर है वो ये है कि गवर्नमेंट जो चाहती है वो चाहती है, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही चाहते हैं कि हमारे देश में लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ जाए जिससे कि डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए, रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। जब मनी सप्लाई को बढ़ा देगा वो कैसे करेगा, उन्होंने मान लीजिए ओएमओ रिलीज कर दिए। अब जैसे ही उन्होंने ओएमओ खरीदने शुरू कर दिए बैंकिंग सेक्टर से तो उससे उन्होंने पैसा बैंक को दे दिया। बैंक में जैसे ही पैसा आया वैसे ही एमएस बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो मनी सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है जैसे एमओ, M1, M2, M3, M4, वो अचानक से बढ़ जाता है। जैसे ही वो बढ़ जाता है तो हमारे जो बैंक्स होते हैं वो और ज़्यादा लोन ऑफर करने लग जाते हैं, राइट। जैसे हम लोन एट सेल भी कह सकते हैं, यानी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स ऑफर किए जाते हैं। जब ज़्यादा लोन ऑफर किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होती है कंज्यूमर डिमांड में बढ़ोतरी। जी हाँ, कंज्यूमर जो डिमांड होती है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। अब इसी के लिए लिक्विडिटी बढ़ने से आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो है हमारे इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट्स के लिए ज़रूरी होगा। अब देखिए, इसको समझिएगा अच्छे से। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ओएमओ से मार्जिनल जो आपके मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लोन सस्ते हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोन सस्ता करने के लिए हमें रेपो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, जब भी रेपो रेट अगर कम करी जाती है तो जो आपका बैंक होता है वो भी अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फंड रेट के हिसाब से वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो फिर आपके जो लोन्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं, राइट। लोन्स एट चीपर रेट यानी वो सस्ते मिलने लग जाते हैं। अब क्योंकि रेपो कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, लोन्स आपके सस्ते मिलने लग गए हैं, तो इससे भी आपकी क्या होगी, जो इकोनॉमी में डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में यानी कि 7 फरवरी को
हमारी एमपीसी ने यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है वो रेपो रेट को कम किया था। अब रेपो रेट कम किया है तो बैंक भी उस रेट को कम करने के लिए तैयार होंगे। जब बैंक रेट को कम करने के लिए तैयार हैं तो लोन देने के लिए भी तैयार होंगे। जब वो लोन देना चाहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि बैंक के पास कैश होना चाहिए? जी हाँ। तो यहाँ ये है कि इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट्स, जब आरबीआई ने रेट कट्स किया, एमपीसी ने जब आपके रेपो को कम कर दिया है, तो उसको कम करने के बाद जब सस्ते लोन दिए जाएंगे तो लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा होना जरूरी है। अब वो पैसा बैंक के पास कहां से आएगा? वो आएगा ओएमओ से, राइट? तो इसीलिए दिस वुड हेल्प इन इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट्स इन द इकोनॉमी। तो यही वो दो फायदे हैं जिसकी वजह से ओएमओ के द्वारा आरबीआई 80,000 करोड़ रिलीज करने वाला है। अब क्या पहले भी आरबीआई ने ऐसा किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। रिसेंटली आरबीआई ने 5 ट्रिलियन रुपीस, डॉलर्स नहीं, 5 ट्रिलियन रुपीस जो कि है उसकी लिक्विडिटी हमारे सिस्टम में की थी, वो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा की गई थी। उसके अलावा आरबीआई ने डॉलर रुपी बाय और सेल स्वैप भी किया था, और इसके अलावा रेपो ऑपरेशंस में भी ये किया गया था। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आपके रेपो हो या ओएमओ हो, ये रेगुलर बेसिस में नहीं होते हैं। इसके टेंडर्स निकाले जाते हैं, इसके ऑर्डर्स निकाले जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना जो भी एंटिटी उसमें चाहता है, चाहे फिर वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या इंडिविजुअल्स हो, वो वहां से ले सकता है। इसमें अगर आपको लेना है तो जैसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम हुई, उसमें आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो ई कुबेर नाम के प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों को खरीदती या बेचती हैं। तो चलिए आइए समझते हैं क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, क्योंकि ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी। या ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा कितनी मात्रा में होगी, ये डिसाइड करेगा ओएमओ। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट बाइंग एंड डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द मार्केट। ये डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग करता है। जी हाँ, वो किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा है, वो पहली बार नहीं बेच रहा है। एक सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में है, वहां से या तो आरबीआई उन सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। जैसे मान के चलिए कि एसबीआई के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं 100 करोड़ रुपए की। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है वो एसबीआई से कहेगा कि आप मुझे वो 100 करोड़ की सिक्योरिटीज दे दीजिए, और बदले में हम आपको 100 करोड़ रुपए दे देंगे। अब जब एसबीआई के पास एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए आ जाएगा तो एसबीआई वही 100 करोड़ का क्या करेगा? वो लोन दे देगा। और यही चीज आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहां देखिए, ये सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई, उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बाय कर ले या फिर सेल कर दे यानी बेच दे। अभी क्या होने वाला है? अभी आरबीआई जो है ऑप्शन 1 चूज कर रहा है, यानी कि अभी आरबीआई को लग रहा है कि हमारी ग्रोथ जो है वो कम होती चली जा रही है, कंज्यूमर डिमांड कम होती चली जा रही है, राइट? तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये डिसीजन किया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको आरबीआई एसबीआई के बीच में बताया था। अब जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा तो कौन बेचेगा? मान के चलिए एसबीआई ने उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। अब वहां से आरबीआई से पैसा एसबीआई को आता है, एसबीआई से पैसा जाएगा कस्टमर को। इससे क्या होगा? इससे ग्रोथ बनेगी। अब आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज परचेज करता है यानी बाय करता है स्लो डाउन में या फिर रिसेशन में, या फिर वो बेच देता है जब इन्फ्लेशन हो। अब इन्फ्लेशन वाला केस देखते हैं। आरबीआई क्या करेगा? जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो वो सिक्योरिटीज को बेचता है, और यही बैंक यानी एसबीआई उस सिक्योरिटीज को खरीदेगा। एसबीआई अपनी जेब से पैसा उठा के आरबीआई को दे देगा, और एसबीआई के पास जब कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर को मना कर देगा। अब जब कस्टमर को लोन नहीं मिलेगा तो कस्टमर खर्चा नहीं करेगा, खर्चा नहीं करेगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश को कंट्रोल करना है। ओएमओ का ऑपरेशन जो होता है या ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, उसका ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना नहीं होता, ओवरऑल क्वांटिटी यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होता है। इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना होगा तो उनके पास सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, राइट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बहुत सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा ये कब यूज़ किया जाता है? जब डेफिसिट बजट को फाइनेंस करना हो तो गवर्नमेंट इश्यूज करती है सिक्योरिटीज और आरबीआई उसको डील करता है मार्केट में। अभी रिसेंटली मार्केट में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट रिलीज किया है, क्योंकि बजट रिलीज किया है तो डेफिसिट भी काफ़ी अच्छा खासा था, तो उसको फाइनेंस करने के लिए ओएमओ की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रेस से गुजर रही हैं।
देखिए, पिछले ईयर ऑन ईयर, यानी ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है 365 डेज में 42% का डिक्लाइन हुआ है बाय वॉल्यूम, और 35% का डिक्लाइन हुआ है इन वैल्यू ऑफ लोन गिवन टू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। जी हाँ, वो लोन्स जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर देते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एज स्मॉल एज 1,000 रुपये का लोन भी हो सकता है, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, मतलब बहुत छोटे लोन्स होते हैं जो कि छोटी छोटी नीड्स के लिए दिए जाते हैं, जो कि छोटे छोटे गरीब तबका जो होता है हमारा, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए ये दिए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी उसी लिए बनाई जाती हैं। तो अगर पिछले एक साल में 35 और 42% का डिक्लाइन हुआ है वैल्यू ऑफ लोन एंड द वॉल्यूम ऑफ लोन में, तो ये थोड़ा सा ही सही लेकिन चिंता का विषय है। टोटल अगर एक्टिव लोन्स देखे जाएं तो वो भी 157 मिलियन से घटकर 146 मिलियन के पास आ गए हैं, जो अपने आप में कम है। यानी कि जो पहले 15 करोड़ 70 लाख लोन्स चल रहे थे, अब वो 14 करोड़ 16 लाख लोन हो गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं 1 करोड़ लोन्स जो हैं या तो वो बंद हो गए हैं, राइट ऑफ कर दिया है, या फिर लोग लोन ले नहीं आ रहे हैं। अब जब लोन लिया नहीं जा रहा है, यानी लोग, अगर आप किसी बैंक से, एमएफआई से अगर लोन ही नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं कोई और रीजंस भी ऐसे देखे जा सकते हैं। तो रीजंस जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये हमने लिया है बिजनेस स्टैंडर्ड से। अब रीजंस क्या दिए हुए हैं? पहला रीजन ये है कि जो डेलिंक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी कि जो रीपेमेंट होता है, लोग अक्सर अपनी ईएमआई ही नहीं दे पा रहे हैं। 1,000 रुपये का लोन, 5,000, 10,000, उनकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो बोरोवर्स हैं, यानी जो लोन लेते हैं, वो ओवर लेवरेज्ड है। ओवर लेवरेज का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन ले लिया है, राइट। अब वो जब ये लेवरेज रेशो जो होता है, ये बैंक को कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छा स्किल्ड स्टाफ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा? हमें ये चाहिए कि जो लेवरेज जो प्रोसेस होता है इन बैंक्स का, उस पर हमें बहुत इंटेंसिवली ध्यान देना होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू हाईलाइट किया गया है वो है कि कलेक्शन इनएफिशिएंसी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एमएफआईज के जो स्टाफ होते हैं वो राइट टाइम पर ईएमआईज ले नहीं पा रहे हैं। अगर ईएमआई मिस हो गई तो उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एमएफआई से लोन लेने वाले जो लोग हैं वो उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, वो चले गए हैं, या फिर फ्रॉड कर दिया है किसी भी तरह का। फिर आता है स्ट्रेनिंग असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी का मतलब ये है कि किस इंसान को हमने लोन दिया है। क्या हमने पर्सनल लोन ज़्यादा दे दिया है, या फिर हमने एग्रीकल्चरल लोन ज़्यादा दिया है? अब जब आप एग्रीकल्चर लोन को पर्सनल लोन से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर लोन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जा रहा है। उसका मतलब होता है कि आपका जो असेट है, क्योंकि लोन दिया जो जाता है वो असेट होता है एक इंस्टीट्यूशन का, तो बैंक का जो असेट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पे जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए लोन दे दिया, या फिर पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन दे दिया, या फिर ऐसी चीज़ों में लोन दे दिया जिससे पैसा लेके लग्जरी चीज़ें खरीद ली गई हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। और लास्ट ये है प्रमोटिंग कॉशियस ग्रोथ, कि जो एम हैं वो खुद इतना ज़्यादा कॉशन कर रहे हैं, यानी वो इतना ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, कदम फूक फूक के रख रहे हैं कि वो लोन देने से पहले बहुत ही ज़्यादा कतरा रहे हैं। दे आर रिफ्रेनिंग देमसेल्फ फ्रॉम इशूइंग एनी काइंड ऑफ लोन्स। इसी वजह से 15 करोड़ 70 लाख से घटकर 14 करोड़ 60 लाख हो गए हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल जो नए लोन्स हैं उसमें भी 42% और 35% का डिक्लाइन देखा गया है। अब इससे हम चलते हैं एक बहुत ही बड़े सवाल पे कि एमएफआईज क्या होती हैं और आरबीआई का उसके लिए क्या रेगुलेशन है। एमएफआईज यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड होते हैं, जो कभी कभी माइक्रो सेविंग या माइक्रो इंश्योरेंस भी आपको दे देगा। ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो छोटे छोटे लोन्स, छोटी छोटी सेविंग्स या और भी छोटे इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव: पॉवर्टी को कम करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना ताकि वो कैपिटल टूल्स और फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ा सकें। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी को बार्बर शॉप खोलनी है, यानी उनको नाई की दुकान खोलनी है, राइट। बार्बर शॉप उनको खोलनी है। अब क्योंकि उनको बार्बर शॉप खोलनी है तो हो सकता है कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़े, कुर्सी की ज़रूरत पड़े, शीशे की ज़रूरत पड़े, राइट। एक छोटा सा दुकान रेंट पे लेना पड़े जिसका टोटल खर्चा कुछ 25-30 हज़ार रुपये हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो वो एमएफआई के पास जाएगा और बताएगा कि साहब, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे को अपनी पॉवर्टी कम करनी है, तो मुझे आप लोन दे दीजिए। तो एमएफआई जो है पॉवर्टी रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और उसके कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के लिए उनको लोन दे देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स:
दे टारगेट लो इनकम इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, जो भी उनकी ऑडियंस होती है या जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं। इस वजह से डिफॉल्ट भी ज़्यादा होता है, यानी कि इस वजह से काफ़ी लोग ईएमआईज चुका भी नहीं पाते। कोशिश ये होती है कि जो लोन्स दे रहे हैं वो बिना कोलेट्रल के हों। अब किसी को दुकान खोलनी है, वो क्या कोलेट्रल रखेगा? दुकान खुद उसने किराए पे ली होती है, तो उसके पास ज़्यादा कोलेट्रल होता भी नहीं है, यानी ज़्यादा कुछ गिरवी रखने के लिए उसके पास नहीं होता। अगर ये लोन्स देते हैं तो इससे इनकम जनरेटिंग होती है, रीपेमेंट में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, इसलिए ये जल्दी जल्दी से उसको एनपीए क्लियर नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मुथूट फिनकॉर्प है, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है, स्पंदना बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पंदना। इसके अलावा आपका कैश फॉर है, क्रेडिट एक्सेस है, अश्मिता है, राइट, आशीर्वाद है, बीएसएस है। ये कुछ टॉप 7 जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल ऑफ देम आर प्राइवेट ओन्ड। सबसे बड़ी बात, आरबीआई क्या कहता है एमएफआई के लिए। नाउ आरबीआई जो है वो एमएफआई को एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तरह काउंट करता है। अब क्योंकि ये एनबीएफसी में आती हैं, डिपॉजिट लेती हैं, करेंसी में डील करती हैं, तो इसे रेगुलेट भी आरबीआई करता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एमएफआई को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई के अनुसार एमएफआई जो है वो एक कोलेट्रल फ्री लोन, जी हाँ, कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे लोन लेते टाइम, एक हाउसहोल्ड को कोलेटरल फ्री लोन देंगे जिसकी इनकम एनुअली 3 लाख से कम है। तो ये बहुत ही कम इनकम हो गई। 3 लाख से कम इनकम का मतलब हो गया महीने के जो ऑन एन एवरेज 25,000 से कम जो फैमिली कमाती है उनके लिए लोन है। लोन इन फिजिकल एंड इन डिजिटल चैनल, वो चाहे तो फिजिकल कैश में लोन दे सकते हैं, वो चाहे तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन द रीपेमेंट एज पर द बोरोवर्स रिक्वायरमेंट। मान लीजिए किसी कस्टमर ने कहा कि साहब मैं लोन तो लूंगा लेकिन 2 साल में चुका पाऊंगा। कोई आता है वो कहता है नहीं साहब मैं तो 6 महीने में चुका दूंगा। तो पॉइंट इज कि वो बोरोवर जो यानी कि जो लोन ले रहा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर लोन देते हैं। लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द मंथली हाउस होल्ड इनकम। जी हाँ, कोई भी ईएमआई अगर ली जाती है, जी हाँ, कोई भी अगर ईएमआई होती है किसी लोन की, तो फैमिली की मंथली इनकम से 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की मंथली इनकम 25,000 है, तो जो ईएमआई है वो 12,500 के ऊपर नहीं हो सकती। तो कोई भी ईएमआई इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती। दूसरी बात, एमएफआईज कैन फिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, वो अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 50% कर दें। वो थोड़ा लॉजिकल रहेगा। देखिए, क्योंकि ये कोलेट्रल फ्री होता है, ये कोलेट्रल फ्री होता है, यानी यहाँ पे गिरवी कुछ भी नहीं रखा जाता, कुछ भी मॉर्गेज नहीं होता है। अब क्योंकि कुछ भी मॉर्गेज नहीं होता, कोई हाइपोथिकेशन नहीं होता है, कोई कोलेट्रल नहीं होता है, तो डिफ़ॉल्ट के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए लोन देते टाइम भी वो लोग कई बार ये कोशिश करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएं, किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट ना हो और उनका लोन दिवालिया ना हो जाए। लोन्स बैक्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी शेल नॉट बी ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस लोन। अगर किसी भी चीज़ को हाइपोथिकेशन किया गया है, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, अगर कोई कार लोन लेता है तो जो कार है वो हाइपोथिकेशन हो जाती है, यानी कि अगर लोन नहीं दिया तो कार उठा के ले जाएंगे। अगर कोई होम लोन लेता है, अगर होम लोन का नहीं चुकाया, उसकी ईएमआई नहीं भरी, तो घर बेच दिया जाएगा। लेकिन ऐसा माइक्रो फाइनेंस लोन्स में नहीं होता है। क्या बेचोगे? उन्होंने हाइपोथिकेशन तो किया ही नहीं है, राइट। उन्होंने अगर अपनी दुकान खोलने के लिए कोई लोन लिया तो उनकी दुकान आप उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल था ही नहीं। ये ध्यान रखना है, एमएफआईज कभी भी अपने गुंडे बेचकर लोन रिकवरी नहीं करा सकते। टोटल शेयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट बाय एमएफआई शुड बी 75% ऑफ देयर टोटल असेट्स। जी हाँ, जो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट कंपनीज होती हैं वो अपने टोटल पैसे का, मान के चलिए 2025 में उन्होंने लगभग 100 करोड़ का लोन दिया, तो इस 100 करोड़ में से उन्हें जो 75 करोड़ हैं, राइट, 75 जो करोड़ हैं वो किसको देने होंगे? वो माइक्रो क्रेडिट में ही डालने पड़ेंगे। माइक्रो क्रेडिट, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ आरबीआई की जो एमएफआईज के लिए हैं, और इसी वजह से जो छोटे छोटे क्रेडिट्स हैं वो जो हमारे पुअर कस्टमर्स हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, राइट, जिनको छोटे छोटे बिजनेस चलाने की जरूरत पड़ती है या छोटे पेमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए एमएफआई एक वरदान से कम नहीं है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो एमएफआईज के लोन्स हैं वो स्ट्रेस बनते चले जा रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। आरबीआई ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और
फॉलो करते रहें हमारे डेली करंट अफेयर्स को, जो कि कंप्लीटली टारगेट करते हैं एक क्वालिटी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स और उनके डिस्कशन के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में।